Good afternoon. I'm really sorry आज थोड़ा सा मतलब क्लास स्टार्ट करने ही वाला था फिर उस टाइम पे लैपटॉप का वो अपडेट का रिस्टार्ट मार दिया और लंबा अपडेट हो गया. So anyways, I think most of you are here. Okay, so just give me a minute. So last time हम लोगों ने शायद बंगाल तक देखा था, right? So I think we have completed till Bengal. और आज हमारा मैसूर से स्टार्ट हुआ. ठीक है. Just one moment. So most of you are already joined. So I think we can start the class. Okay. So today we'll start with Anglo-Mysore conflict. Okay, guys. So before this, let me give you a quick idea of what we are going to do. Okay. So here I'll be drawing a map of India. ठीक है उस टाइम का जो मतलब हम लोग का अनडिवाइडेड इंडिया था. ठीक है तो ये पाकिस्तान वाकिस्तान सब इधर ही था. तो बेसिकली इट यूज्ड टू बी लाइक दिस. बांग्लादेश वाले सब आता था उस टाइम पे. ठीक है बट ओनली आफ्टर द पार्टीशन देश डिवाइड हो गया था. बट जो भी हो लेट्स जस्ट फोकस ऑन ब्रिटिश लोगों ने लास्ट टाइम कितना तक किया था. ठीक है सो हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैलकाटा जो एरिया है. ठीक है तो बंगाल एरिया को ब्रिटिश लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया. ठीक है ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया. टुडे तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे जो ब्रिटिशर्स है. ठीक है वो जो यहाँ पे यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट है अभी कर्नाटक एरिया है. ठीक है कर्नाटक एरिया प्रेजेंट डे जो है वहाँ पे मैसूर किंगडम हुआ करता था. ठीक है मैसूर हुआ करता था और इधर फिर आपका just one minute. So इधर जो होता था ये सब आपका पूरा मराठा किंगडम होता है. ठीक है बिकॉज आई टोल्ड यू रिमेंबर 1707 में औरंगजेब का डेथ हो गया था. ठीक है औरंगजेब का डेथ हो गया था. उसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था. तो वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था. तो उस पावर वैक्यूम के मतलब किसने ऑक्यूपाई किया था मराठा लोगों ने धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई कर दिया. सो एंड ओवर दिस ईयर. ठीक है तो ये जो एरिया है प्रेजेंट है आपका पाकिस्तान या फिर वो अफगानिस्तान का साइड में जो एरिया है पंजाब का. तो यहाँ पे सिख लोग का ज़्यादा महाराजा रंजीत सिंह के अंदर पे वैसे था. सो टुडे विल बी स्टडिंग लाइक लास्ट में हम लोगों ने ये कलकत्ता देख लिया था. ठीक है कलकत्ता को ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था कलकत्ता का ओवरऑल एरिया. सो आज हम लोग मैसूर वाला एरिया देखेंगे. फिर एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट जो होता है बेसिकली इसमें आपका जो कौन कौन सा 3-4 वार होता है. ठीक है एंग्लो मैसूर वार में आई थिंक 3 वर्ड्स है. फिर 4 वर्ड्स होते हैं. ठीक है एंग्लो मैसूर में और तो यहाँ पे 3 होते हैं. तो बेसिकली इसमें से पीटी वगैरह इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है let me just check recording start हो गया है. In the meantime, if you guys have any kind of doubt regarding the last class, you can ask me. Okay. And one more thing, guys. Today after this class, मैं last कल के दिन में तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टैटिक जीके करंट अफेयर वगैरह प्रैक्टिस किया था. सो आज मैं क्या करूँगा आप लोगों के साथ रिगार्डिंग दिस मॉडर्न हिस्ट्री का जितना है इसका मैं क्वेश्चंस दूंगा. ठीक है आफ्टर क्लास. सो इफ यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है जस्ट 1 मिनट. So great recording has also started, guys. So let's start with एंग्लो मैसूर conflict. ठीक है मैसूर मतलब यहाँ पे जो टीपू सुल्तान का था वही एरिया है. ठीक है तो उसका हम लोग देखते हैं अभी. बिफोर दैट लेट मी जस्ट शो यू दिस मैप. ठीक है तो यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं ये जो मैं जहाँ पे मार्क करने वाला हूँ. ठीक है ये पूरा मैसूर का एरिया है. ठीक है और जो ब्रिटिशर्स कहाँ पे बेस्ड है वो सभी जो मद्रास एरिया है. ठीक है
तो अभी का प्रेजेंट चेन्नई एरिया, तो यहाँ पे मद्रास एरिया पे ब्रिटिशर्स लोग कंसंट्रेट है, और इधर कलकत्ता साइड तो है ही, ठीक है। और ये सब किस निज़ाम का भी अलग कहानी है। निज़ाम मतलब बेसिकली प्रेजेंट है जो आपका हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद या तेलंगाना का जो रीजन है, इनिशियली ये लोग निज़ाम लोग मुगल के अंदर में था, ठीक है। बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स लाइक 1707, ठीक है, औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल रूल तो आपको पता ही होगा कि काफी वीक हो गया था। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो निज़ाम भी है खुद को इंडिपेंडेंट मतलब वो कर दिया, ठीक है, निज़ाम हैदराबाद का। और इन्हीं के अंदर में इधर एक कार्नेटिक स्टेट होता है, ठीक है, कार्नेटिक। तो ये निज़ाम के अंदर में था, ठीक है। तो ऑफिशियली मुगल के अंदर कौन था, निज़ाम, और निज़ाम के अंदर कार्नेटिक था, ठीक है। सो जब निज़ाम वो हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, ये कार्नेटिक का जो एरिया है ये भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। सो ये कार्नेटिक रीजन हम लोग एंग्लो फ्रेंच के जो मतलब जो फाइट होते हैं उसमें देखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन मैसूर। सो मैं ये मैप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुअली भी पता चले, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आज के क्लास में जो होगा, ठीक है, वो सब पूरा पॉलिटिक्स है। पहले जब ये ब्रिटिशर्स आपको मैसूर में अटैक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पेशवा का टेरिटरी, ठीक है। पेशवा मतलब यहाँ पे मराठा का टेरिटरी है। सो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में, सॉरी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ये मराठा और निज़ाम दोनों का हेल्प लेता है, ठीक है, कि तुम लोग हमको हेल्प करो ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट द मैसूर, हम तुमको वो दोगे। फिर मैसूर क्या करते हैं, फिर वो पेशवा जो होता है या मराठा लोगों को या निज़ाम को, दोनों को मतलब घूस देके खुद के तरफ कर लेते हैं। तो इनिशियली ब्रिटिश लोग फर्स्ट वाला बैटल लूज करते हैं, ठीक है। बस मैं इसीलिए दिया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइजेशन में हेल्प हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस वर्ड। सो एज आई वाज सेइंग, ये जो मैसूर एरिया है, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट में इट वाज अ पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, जो आपका मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का पार्ट था वो। बट विजयनगर एम्पायर भी, कोई भी एम्पायर आपको पता होगा लाइफ टाइम तो नहीं चलता है, तो कभी ना कभी उसका भी डिक्लाइन होता है। तो सिमिलरली विजयनगर एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद भी वहाँ से एक नया एम्पायर निकला, मतलब नया एक किंगडम टाइप का निकला था। और वो डायनेस्टी का नाम था वोडियर डायनेस्टी, ठीक है। सो वोडियर डायनेस्टी, ये नाम को याद रखना क्योंकि जब ये एंग्लो मैसूर वार खत्म होता है बाद में ये फिर से आता है, ठीक है। सो 1565 में वोडियर डायनेस्टी फाउंड होता है और धीरे धीरे करके वो लोग भी थोड़ा सा वीक होने लगता है। और उसी के टाइम पे हैदर अली, ठीक है, ही वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। जब ये वॉडियर डायनेस्टी जब ये थोड़ा सा वीक होने लगता है तो हैदर अली खुद को मतलब वो जो होता है डिफेक्टिव रूलर, मतलब कहने को तो मतलब वॉडियर डायनेस्टी का राजा है बट मेन सब चीज हैदर अली ही संभाल रहा था, ठीक है। सो ही बिकेम द डिफेक्टिव रूलर, डिफेक्टिव मतलब बाई फैक्ट इनफैक्ट मतलब मेन वाला रूलर। सो कोई लोग मतलब वो होता है ना, मतलब सिर्फ दिखाते हैं दूसरा राजा है लेकिन उसके पीछे काम कोई और ही करता है, तो वैसा ही डिफेक्टिव रूलर था हैदर अली। मतलब नाम में वो वॉडियर जो डायनेस्टी का राजा रूल कर रहा था बट सब पावर हैदर अली के पास में था, ठीक है। तो वो 1761 में डिफेक्टिव रूलर बनता है और उसके बाद ही तो धीरे धीरे करके कैसे मतलब ब्रिटिश लोगों के साथ उसका पंगा होता है अभी देखते हैं, ठीक है। सो हैदर अली इमर्स एज ए थ्रेट टू ब्रिटिश, तो ब्रिटिश लोगों को वो थ्रेट दिखने लगा क्योंकि उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ब्रिटिश लोग यहाँ पे था। और ये मैसूर का, ये जो प्रेजेंट है कर्नाटका, अभी जो बेंगलुरु एरिया वगैरह है, तो ये सब मैसूर डायनेस्टी के मतलब अंदर पे था, मैसूर किंगडम का, ठीक है। सो उसमें देखते हैं। सो फर्स्ट उसमें क्या होता है, हैदर अली बिकेम एन इमर्सिव थ्रेट टू ब्रिटिश। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हमको इसको ये अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ये अगर ज़्यादा पावरफुल होता है तो ब्रिटिश लोगों के तरह यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हैदर अली के पास बहुत पावर आ रहा था धीरे धीरे करके, सो ब्रिटिश थॉट हम ये निज़ाम का हेल्प लेते हैं और इधर से मराठा का हेल्प लेते हैं, और तीनों ब्रिटिश, ठीक है, प्लस आपका निज़ाम प्लस आपका मराठा, तीनों मिलके एक टीम बना के मैसूर के ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। मैसूर में कौन था, हैदर अली के ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था उसका सीन था, ठीक है। इनिशियली ऐसा होता है बट ये आपका जो हैदर अली है वो काफ़ी थोड़ा सा स्मार्ट था, उसको पता था ऐसा होने वाला है। तो वो जो जो मराठा है उनको कन्विंस करता है कि मराठा को बोल देते हो देखो तुमको ब्रिटिशर्स लोग क्या देगा, सिर्फ हम लोग से लूटपाट का थोड़ा सा सामान ही देगा, जो भी हो हम लोगों से जीतने के बाद थोड़ा सा सामान ही देगा, तो मैं तुमको एडवांस पे पेमेंट कर देता हूँ कि तुम मेरे साइड में आ जाओ, मुझे अटैक मत करो। तो मराठा का जो वो सब मान जाता है और मराठा भी क्या हो जाता है, हैदर अली के साइड में आ जाते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ऐसा ही पैक्ट वो निज़ाम के साथ भी कर लेते हैं। तो अभी कैसा हुआ, वो जो होता है ना गद्दारी करबे टाइप का हो गया, ब्रिटिशर्स लोग अकेला पड़ गया इधर में, ये यू कैन सी दैट।
तो ब्रिटिशर्स लोग आगे अकेला पड़ गया, और इसीलिए जो फर्स्ट एंग्लो माइसोर वार है ब्रिटिशर्स का बैंड बजते बजते बच गया, ठीक है। लास्ट मतलब कुछ मतलब somehow they were able to survive। तो फर्स्ट एंग्लो माइसोर वार में हैदर अली का जीत होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मराठा और जो निजाम है ये इन दोनों को खुद के साइड में लाने के लिए वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी हैदर अली वाज द विनर ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और इसका ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर से क्वेश्चन आए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ईयर वगैरह पूछने का चांसेस कम है, बट ट्रीटी से पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर वार होता है तो वार खत्म करने का जो मेन होता है वो ट्रीटी से ही होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी होता है एंग्लो माइसोर वार का फर्स्ट वाला, तो खत्म करने कहाँ से होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। सो यहाँ पे जो मद्रास है तो मेनली ये सब मतलब हैदर अली बहुत अच्छे से अटैक करते हैं, और फाइनली मद्रास में जाके ब्रिटिशर्स लोग अपना हार मान जाते हैं और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करते हैं, ठीक है। बट इवन दो ब्रिटिशर्स लोग अगर वो मतलब वार में हारते हुए तो वो लोग का जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो लोग का जो डिप्लोमेसी है काफी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो वो लोगों ने ऐसा मतलब कंडीशन रखा ट्रीटी का कि ब्रिटिशर लोगों का ज्यादा मतलब लॉस ना हो, ठीक है। तो वो लोग ने बोला ठीक है हम लोग अभी मैसूर और ब्रिटिशर्स हम दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, और लेकिन अगर कोई भी दूसरा वाला हमको अटैक करता है, ठीक है, लेट्स से कल इधर से पोर्टुगीज लोग आके, पोर्टुगीज लोग अगर यहाँ पे आपको गोवा दिख रहा होगा, गोवा पे तो पोर्टुगीज है राइट, तो पोर्टुगीज लोग अगर मैसूर को अटैक करते हैं तो ब्रिटिशर्स लोग मैसूर को हेल्प करने आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर ब्रिटिशर्स को कोई दूसरा पावर आके अटैक करते हैं तो मैसूर भी इनके हेल्प में जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल हेल्प वाला ट्रीटी में वो किया था। तो इसी से आपका जो फर्स्ट वाला वो है, ठीक है, हैदर अली जीत जाता है, और कहाँ पे खत्म होता है आपका ये वार ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम मद्रास। और मेनली क्या होता है जो मेन लूजर था उसके जगह पे ट्रीटी साइन होता था, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्योंकि मद्रास में इंग्लिश लोग था और वो लोग हार गए थे, तो फर्स्ट वाला आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है। इज दैट क्लियर गाइस? गिव मी अ थम्स अप आपको अगर याद हो गया होगा। Great. So here I have marked VVIP. So that means it is very very important. Okay. So first एंग्लो मैसूर अगर आपको कोई भी पूछे आप कौन सा लगाएंगे, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिटिशर्स और हैदर अली दोनों के बीच में पूरा फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप तो नहीं ट्रीटी हो गया कि देखो भाई तुमको अगर कोई अटैक करते हैं मैं तुमको आके प्रोटेक्शन देता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई अटैक करते हैं तुम आके मुझे प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली देयर डील। सो बट उस टाइम क्या हुआ, सो सेकंड एंग्लो माइसोर, तो ये मतलब फर्स्ट तो 69 में खत्म हो गया, ठीक है, जो ट्रीटी के साथ खत्म हुआ। स्टार्ट कब होता है 67 में होता है और 69 में खत्म होता है। जो यार याद रहने से अच्छा है, बट इफ यू कैन नॉट रिमेंबर इट्स आल्सो फाइन, ठीक है, बस यार पूछने का चांसेस कम है ये सबसे दिस एटीआर एग्जाम, बट अगर आपको याद रहता है तो इट्स ऑल गुड, ठीक है। सो 1769 में हम लोग देखते हैं आपका ये ट्रीटी ऑफ मद्रास से फर्स्ट वाला खत्म होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वार, ठीक है, तो इसको मैं रीड आउट करता हूँ आपके लिए। हैदर अली's close links with the French, ठीक है। तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों में काफी दुश्मनी था, आपको तो पता ही है। तो ब्रिटिशर्स लोग जब हैदर अली फ्रेंच लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती बनाते थे तो उसके मतलब ब्रिटिशर्स को चुभता था, अरे ये कहीं हमको फिर से अटैक ना कर दे, मतलब क्या पता फ्रेंच के साथ मिलकर हम लोग का ही बैंड बजा दे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वर नॉट ओबेइंग द ट्रीटी ऑफ मद्रास, तो उसमें जो जो बातें लिखा था ट्रीटी को मतलब ओबे नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसी के चलते हुए जो हैदर अली का मतलब उसके लिए मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी शक हो रहा था कि ये हैदर अली फ्रेंच लोगों के साथ मिल रहा है, और ऊपर से मतलब ये हैदर अली को भी इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था, क्या पता ये लोग खुद मेरा ट्रीटी ब्रेक कर दे। तो इसी के लिए मतलब ड्यू टू म्यूचुअल मतलब वो होते हैं ना, ट्रस्ट डिफिशियंसी हो गया था, ठीक है, दोनों के बीच में। दूसरा ये हो गया। तो दोनों के बीच में ये जो क्या था आपका ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था, ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट मतलब ये भी उसको ट्रस्ट नहीं करता था, वो भी उसको ट्रस्ट नहीं। तो इसी के चलते वो लोग का फिर से दूसरा वार स्टार्ट होता है 1780 में। और हालांकि इसमें इस बार प्रॉब्लम क्या होता है, जब वार स्टार्ट ही हुआ था उसके 2 साल बाद ही हैदर अली का डेथ हो जाता है, ठीक है। सो वो हैदर अली मरने के बाद उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान राजा बनता है, ठीक है। टीपू सुल्तान कैरीज ऑन द वार। हालांकि इस वार में कोई ऐसा डिसाइसिव विक्ट्रीज नहीं होता है, मतलब दोनों साइड का भी लॉस भी होता है और मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर विनर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मैसूर का था ये भी इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा ये सब मद्रास का टेरिटोरी ले लिया था, और ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ये मैसूर का टेरिटोरीज ले लिया था, मतलब कोई भी ऐसा डिसाइसिव विनर नहीं था। तो इसीलिए क्या किया उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। और इसमें क्या किया, एक्सचेंज ऑफ टेरिटोरीज। तो ब्रिटिश लोगों ने बोला ठीक है हम लोगों ने जो जो तुम्हारे टेरिटोरी मतलब वो कर चुका, मैं तुमको रिटर्न दूंगा और तुम लोग मुझे हम लोग का टेरिटरी रिटर्न दे दो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज ही हुआ था।
पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ट्रीटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर आप ये मैंगलोर के साथ याद रखेंगे 1784। तो फर्स्ट वाला गाइस कौन सा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर कौन सा ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था? लेट मी नो इन द कमेंट्स। यस, ओके, संगीता, राजू ठाकुर, प्रेरणा, ट्रीटी ऑफ मद्रास, दीक्षा, ग्रेट। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ठीक है। तो ये मद्रास में हुआ था। और सेकेंड वाला गाइस, सेकेंड वाला बताइए अभी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। यस, उलोमी, संगीता, दीक्षा। सेकेंड वाला आपका मैंगलोर के खत्म होता है, ठीक है, मैंगलोर में। और इसमें कोई ऐसा डिसाइसिव विक्ट्री नहीं होता 1784 में, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में देखते हैं। तो इस बार क्या हुआ, ये जो आपको मैं जो टीपू सुल्तान, आपको तो पता है हैदर अली मर गया, और उसके बाद उसका बेटा जो है टीपू सुल्तान नया राजा बन गया, ठीक है। तो बेसिकली रूलर टीपू सुल्तान बन गया। यस, तो उस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे एक टीपू सुल्तान का जो एक दूसरा राजा था, राजा ऑफ ट्रावांकोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो केरला का जो एरिया है नीचे, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो मैसूर है, राइट। तो दिस वन इज मैसूर, ये पूरा मैसूर उस टाइम का बहुत ज्यादा बड़ा था, प्रेजेंट डे कर्नाटक। तो नीचे आपको जो केरला एरिया है, तो यहाँ पे ट्रावांकोर वाला एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का ये जो ट्रावांकोर का राजा है, इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में अनबन हो गया। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में वार स्टार्ट हो गया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो राजा वो ट्रावांकोर है उसको हेल्प किया, ठीक है। तो मद्रास से ब्रिटिशर्स ने इसको हेल्प किया, ट्रावांकोर का राजा को हेल्प किया। फिर टीपू सुल्तान फिर से गुस्सा हो गया, अरे तुम हम लोग के साथ ट्रीटी करके फिर से हम लोग का एनिमी को हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर इस बार क्या हुआ, आपको फर्स्ट वॉर में पता होगा ना, जो आपका क्या था, मराठा था और निजाम था, दोनों को जो टीपू सुल्तान का जो फादर था हैदर अली खुद के पक्ष में लाने के लिए सक्सेसफुल हुआ था, जी। ही वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग दोस एनिमीज इन इन हिज साइड। जस्ट अ मोमेंट, यस। सो आपका सेकंड में क्या होता है, इंग्लिश लोग फिर से वही टेक्टिक्स ट्राई करते हैं, ठीक है। जो मराठा है और जो निजाम है हैदराबाद का, दोनों को अपने साइड में लाता है, ठीक है। और इस बार टीपू सुल्तान उन लोग को खुद के साइड में लाने में सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए जो एक्सिस होता है आपका, जो इंग्लिश, मराठा और जो ये होता है ना आपका हैदर अली तो नहीं है इसमें, ठीक है, जो मराठा था ब्रिटिशर्स लोगों के साथ और जो निजाम था, ये तीनों मिलके मैसूर में कौन है इस टाइम, टीपू सुल्तान है, ठीक है। तो तीनों मिलके टीपू को हरा देता है, ठीक है। टीपू लॉस्ट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें बहुत खराब से हार गया वो टीपू, ठीक है। उसके मतलब क्या क्या होता है, तो थर्ड वाला अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी वाज टेकन बाय द विक्टर्स, ठीक है। तो मैसूर टेरिटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन मैसूर के खिलाफ आया था, एक तो ब्रिटिशर्स है ही, फिर ये जो आपका निज़ाम है, ठीक है, निज़ाम हैदराबाद का निज़ाम है, फिर यहाँ पे मराठा लोग हैं, तीनों मिलके मैसूर को अटैक किया था, ठीक है। तीनों मिलकर मैसूर को अटैक किया था और मैसूर का जितना भी टेरिटरी है वो अपने बीच में बांट लिया, ठीक है। चलो इंग्लिश बोलते हैं जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, चलो हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। फिर निज़ाम बोलता है मैं तो ये वाला लूंगा, इस साइड का मैं लूंगा। फिर मराठा लोग बोलते हैं हम भी इस साइड का लेंगे। तो मैसूर का जितना टेरिटरी था ऑलमोस्ट आधा वो लोग अपने बीच में बांट लिए, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का हालत खराब हो गया। और ऊपर से क्या होता है, तो 3 करोड़ का टीपू सुल्तान के ऊपर वार डैमेज का चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो हम लोग ब्रिटिशर्स लोग उसको मतलब बोला कि तुम हमें टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपये हमें पेमेंट करो। और सिर्फ वहाँ पे नहीं रुका कि वो लोग को पहले पहले क्या होता था, मतलब क्या गारंटी ना तुम बोले सिर्फ 3 करोड़ दोगे, अगर तुम 3 करोड़ नहीं दोते तो हम क्या कर सकेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, टीपू सुल्तान का जो 2 बेटा था, जितना बेटा था वो लोगों को होस्टेस बना के लेके गए, ठीक है। तो टीपू सुल्तान पहले तुम हमें पूरा 3 करोड़ पेमेंट करोगे, उसके बाद हम तुमको तुम्हारा बेटा ले लेंगे, ठीक है। सो इतना तक आपको क्लियर हो गया गाइस। सो ये थर्ड होता है, ठीक है। थर्ड आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगम, ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में होता है, ठीक है। सेरिंगापट्टनम ये भी इम्पोर्टेंट है 1792 में। सो हम लोगों ने अभी तक 2 ट्रीटी देखा था, ठीक है। फर्स्ट वाला कहाँ पे हुआ था, मद्रास, ठीक है। सेकेंड वाला मैंगलोर, और ये आपका थर्ड वाला जो है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सेरिंगापट्टनम, ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1794 में साइन होता है। और इसमें टीपू सुल्तान जो है बहुत खराब से हार जाता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। और उसमें
इसको मतलब बहुत सारा चीज़ खोना पड़ता है, इसका 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है उस टाइम पे। और उस बाद में हालांकि वो पे करता है, पे करके अपना जो 2 बेटा है उनको भी चुरा के लाता है इंग्लिश का हाथ से, ठीक है। सो ये था आपका थर्ड वाला ट्रीटी और थर्ड वाला एंग्लो माइसोर वार। इतना सब क्लियर हो गया गाइस? संगीता, दीक्षा, प्रसूर्जा, प्रेरणा, ग्रेट। सो अभी लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाला एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में होता है, ठीक है। तो टीपू का जैसा उसका फादर जैसा था, फ्रेंच लोगों के साथ काफी क्लोज लिंक्स था, ठीक है। और टीपू भी काफी मतलब फ्रेंच लोगों के साथ काफी क्लोज लिंक बना के बैठ किया था, ठीक है। उसको देख के मतलब फिर से वो जो ब्रिटिशर्स लोग वो गुस्सा हो गए, मतलब कि इसके बाप को भी हम लोगों ने वो किया और अभी बेटा भी उसी लाइन पे जा रहा है। तो टीपू मतलब उस टाइम पे हालांकि मतलब इफ यू लुक एट द यूरोपियन हिस्ट्री, वहाँ पे मतलब फ्रेंच में काफी ज्यादा रिवोल्यूशन वगैरह का माहौल चल रहा था, ठीक है। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट वो लोग टीपू टीपू सुल्तान जो है तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफी इंस्पायर्ड था, ठीक है। वो खुद को क्या बोला टॉपिक जो है हमारा फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान फ्रेंच लोगों के साथ काफी करीब हो गया था, ठीक है। ये देख के ब्रिटिशर्स के आंख चलने लगे, ठीक है। तो फिर से गुस्सा हो गया और उस टाइम पे एक नया गवर्नर जनरल आया था, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मराठा से निजाम, फिर से वो तीनों पार्टी आए, ठीक है। ऊपर से मराठा और निजाम आया और तीनों ने टीपू को इस बार टोटली खत्म कर दिया, ठीक है। और टीपू को हरा दिया। और उसको हराने के बाद द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वाज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी, ठीक है। उस टाइम पे आपको पता है ना, टीपू का फादर जो हैदर अली था, ठीक है। हैदर अली किसका अंदर में था? जो वडियर डायनेस्टी था, ठीक है। वेडर डायनेस्टी में उसके अंदर ही था, ठीक है, हैदर अली। तो हालांकि उस टाइम पे जो रूलर वीक था, इसलिए हैदर अली को ज्यादा पावर मिला। तो उसी के वजह से लास्ट में क्या हुआ, हियर यू कैन रीड, ठीक है। द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वाज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी ऑफ वोडियर्स अंडर ए माइनर रूलर, ठीक है। एक नया कृष्ण राजा 2 करके आया था। तो ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट, इफ यू फॉरगेट दैट्स आल्सो फाइन। पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो थर्ड वाला में टीपू का बहुत खराब से हार गया था टीपू, ठीक है। और उसका बहुत सारा ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन करना पड़ा, उसको 3 करोड़ देना पड़ा, उसका बेटे लोगों को भी उठा के लेके गया। और फोर्थ वाला जो वार होता है उसमें टीपू को पूरा खत्म कर दिया जाता है। और इसमें भी जो मराठा और निजाम है इसका हेल्प करता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोगों का। और जो नया स्टेट ऑफ मैसूर है वो सब्सिडरी अलायंस के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स क्या क्या है, ये सभी हम इसी कोर्स में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे तो डोंट वरी, सो क्लासेस होगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का गैस ये वाला खत्म होता है, ठीक है। जो एंग्लो मैसूर वार वाला खत्म होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमको मेन 3 ट्रीटी याद रखना होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका मद्रास का, सेकेंड है आपका, सेकेंड क्या था गैस, कमेंट बॉक्स में बताए। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। सो थर्ड वाला हम लोग का था, यस करेक्ट, मैंगलोर। थर्ड वाला है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ठीक है। इफ यू कैन रिमेंबर द ईयर्स देन ऑल्सो इट्स फाइन। बट अगर नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इट्स बेटर, आप लोग ट्राई कीजिए। और लास्ट में ये हार जाता है और जो मैसूर स्टेट होता है उसको एक नया जो यंग राजा होता है वॉडियर डायनेस्टी का, ठीक है, कृष्ण राजा थी, उसको हैंड ओवर किया जाता है। और सब्सिडरी अलायंस पे उसको साइन कर देते हैं। सो सब्सिडरी अलायंस बेसिकली मतलब ब्रिटिश का एक वेसल स्टेट टाइप का हो गया, ठीक है। इसका कोई मतलब इसका खुद का कोई इंडिपेंडेंस नहीं था, ठीक है। ब्रिटिशर लोग जैसा बोलता था वैसा उसको करना पड़ता था। ऑब्वियसली वाज अ वीक रूलर। सो दैट्स द थिंग गाइस। सो इतना तो हम लोग का ये खत्म हो गया। सो अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा मराठा पॉलिटिक्स में, ठीक है। अगेन गाइस मराठा जो है काफी, इसमें आपको नाम को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। नाम को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सो ऑल आई एम गोइंग टू से इज, अगर आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो उतना स्ट्रेस मत लो। यहाँ पे भी जितना वार होता है उसमें कुछ कुछ ट्रीटी वगैरह इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। हालांकि जो मेरा पुराना स्टूडेंट्स है जिसने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किया है उन लोग को तो मतलब समझ में कनेक्ट कर सक रहे हो, बट इफ यू आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम देन आपको कोई उतना मतलब दिमाग को तनाव में मत दो, ठीक है। सो चिल रखो और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोलो वो लोग को हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। सो गैस अभी हम लोगों ने हम अपना मैप को हाईलाइट करते थोड़ा अपडेट करते हैं। सो जो जो मैं यहाँ पे वो करने वाला
तो अभी तक हम लोगों ने देखा कलकत्ता ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, ये मैसूर एरिया पूरा कंट्रोल में आ गया, और चेन्नई इधर तो पहले से है ही, ठीक है। और अभी किसका बारी है, मराठा का बारी है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मराठा एम्पायर, ठीक है। सो मराठा में गाइस आपको पता होगा जो बाजीराव है 1700 से, जो अपने फेमस बाजीराव है जिसका मूवी भी आया था, ठीक है, तो वो 1700 से 740 तक रूल करता है, और काफी वो लोग का गोल्डन जनरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि लाइक आई सेड गाइस 1707 में क्या होता है, डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, डेथ ऑफ औरंगजेब। उसके बाद मुगल्स बिकम वीक। तो अगर कोई वीक होता है तो उसके जगह पे कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली पावर लेने आएगा ही। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो आपका मराठा जो लोग था वो लोग सिमिलरली उस टाइम पे 1700 पे जो बाजीराव वन है, ठीक है, जो बाजीराव वन है, जो आपका मेन जो रणवीर सिंह ने जो प्ले किया था जिसका कैरेक्टर, तो वो आता है, वो 1740 तक वो रहता है, ठीक है, जिंदा रहता है। और उस टाइम पे मराठा एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपांड कर दिया था, ठीक है, ही एक्सपांड्स इट। तो उसी के चलते हुए हालांकि बट जब 1761 में जब उसका आपका क्या होता है ना, जो पानीपत में अब्दाली के अगेंस्ट जो थोड़ा सा डिफीट होता है, ठीक है, 1761 में क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में थोड़ा सा वीक हो जाता है, बट थोड़ा फिर से वो लोग रिगेन करके वो सब स्ट्रॉन्ग होता है। बट 1772 में जो एक पेशवा था, ठीक है, माधवराव वन, ठीक है, माधवराव वन, उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से मराठा एम्पायर फिर से वीक होने लगता है। सो अभी माधवराव वन के डेथ से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो डायरेक्टली सो माधवराव वन का डेथ होता है, ठीक है, माधवराव वन का डेथ होता है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली ट्री से यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये दो भाई है, ठीक है, एक है आपका माधवराव वन और उसका भाई है नारायण राव। आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू जितना हो सके, ठीक है। सो 1772 में हम लोगों ने देखा जो माधवराव वन है तो उसका डेथ हो जाता है, और ये पेशवा था, और उसके बाद जो उसका भाई है नारायण राव वो पेशवा बनता है, ठीक है। बट ये लोग का एक अंकल था, ठीक है, वो लोग का अंकल कौन था, रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव तो वही ये पसंद नहीं आ रहा था, कि ये सोच रहा था आफ्टर जब माधवराव मरता है, ठीक है, तो माधवराव का डेथ होता है, उसके बाद मैं पेशवा बनूंगा, ठीक है। तो बट माधवराव का भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है, तो रघुनाथ राव गुस्सा होता है, और रघुनाथ राव ये जो नारायण राव को मार देता है, ठीक है, और वो मारने के बाद खुद से पेशवा बन जाता है, ठीक है, ही बिकम्स द पेशवा आफ्टर किलिंग नारायण राव। इज दैट क्लियर गाइस, इतना तक समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ठीक है। तो नारायण राव का लेकिन एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, नारायण राव का, उसका जो वाइफ है विधवा, आफ्टर द डेथ ऑफ नारायण राव उसके बेटे को जन्म देता है, ठीक है, उसका नाम रखते हैं सवाई माधवराव। सवाई माधवराव मतलब सवाई मतलब वन एंड हाफ, ठीक है, एक और वन एंड हाफ ऐसा, ठीक है, या जो भी हो उतना वो मतलब वो सब मत ध्यान दो। बट लेट्स मेन चीज क्या है, ये रघुनाथ राव का जो दूसरा मराठा लोग है, ठीक है, जो मराठा कन्फेडरेसी में जितना दूसरा सरदार लोग था, तो वो इसको पसंद नहीं करता था, ठीक है, रघुनाथ राव को। तो वो लोगों ने क्या किया, जो ये था जो सवाई माधवराव, उसको मराठा चीफ ने सपोर्टेड हिम टू बिकम द पेशवा, ठीक है। तो मराठा चीफ लोगों ने जो यहाँ पे मैं स्लाइड में डाला होगा, हाँ, तो यहाँ पे मराठा लोगों का अलग अलग जगह पे अलग अलग कन्फेडरेसी होते करते थे, ठीक है, सब मतलब वो लोगों ने अलग अलग फैमिली था, और सब लोगों ने एक एक एरिया चुन लिया कि यहाँ का एरिया पे तुम रूल करोगे, दूसरा एरिया पे हम रूल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ लोग था, ठीक है, नागपुर एरिया में भोसले लोग था, होलकर एरिया आपका इंदौर एरिया में था, फिर जो सिंधिया या शिंदे लोग है वो आपका थोड़ा सा ऊपर ग्वालियर साइड में थे, और जो मेन जो पेशवा होता था वो नीचे यहाँ पे पूना पे बैठता था, ठीक है। सो ये आपका मराठा कन्फेडरेसी है, तो या कोई लोग इसे मराठा सरदार भी बोलते हैं, ठीक है। सो मेनली बेसिकली ये लोग क्या है, अलग अलग मराठा फैमिली से जो सब मिलके एक साथ आते थे, ठीक है। तो मेनली क्या हुआ था गाइस, लाइक आई सेड, यहाँ पे आपको फैमिली ट्री में वापस लाता हूँ। तो जो मराठा सरदार लोग था जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, वो लोग ये रघुनाथ राव को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, एंड दे डिड नॉट वांट कि रघुनाथ राव पेशवा बने, पेशवा इसको नहीं देखना चाहते थे, ठीक है, दे डिड नॉट वांट हिम टू बिकम द पेशवा। तो ये लोग क्या किया, जो नारायण राव को जिसने रघुनाथ राव ने मारा था, उसका जो बेटा नया जन्मा था सवाई माधव राव, उसको पेशवा बनाने का कोशिश किया, ठीक है। तो उसको पेशवा बनाने के चला, और रघुनाथ राव को भगा दिया। फिर भागते भागते रघुनाथ राव क्या करते हैं, जो बॉम्बे का ब्रिटिश लोग था, ठीक है, जो बॉम्बे का ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वहां पे जाके वो लोग का हेल्प मांगता है, ठीक है। वो लोग बोले तुम मुझे ऐसा थोड़ा सा आर्मी वगैरह सोल्जर दो, मेरे को फाइट करना है। तो वो ये रघुनाथ राव जो ब्रिटिशर्स लोगों का जो बॉम्बे ब्रिटिशर्स है, ठीक है,
जो बॉम्बे ब्रिटिशर्स है वो लोगों से जाके एक ट्रीटी साइन करता है, ठीक है। सो ये ट्रीटी इम्पोर्टेंट है, ओके गाइस। तो क्योंकि इसी से ही आपका एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होता है, ठीक है। एंग्लो मतलब इंग्लिश, मराठा तो वार था आपको पता ही है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत से 1775 में जो आपका होता है एंग्लो मराठा वार फर्स्ट वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस? रघुनाथ राव को सरदार लोग पसंद नहीं करता था, तो इसीलिए उसको भगा दिया और भाग के वो कहाँ चला गया, ब्रिटिशर्स लोगों के पास। ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगा, तो ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम मुझे सोल्जर लो, मैं ये लोग को मराठा लोग को फाइट करूंगा, अगर मैं जीत जाता हूँ उसके बाद मैं तुमको अपना टेरिटरी में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है मैं तुमको दे दूंगा। तो ब्रिटिशर्स भी खुश हो गए, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही थे कि ये लोग अपने आप आपस में लड़ते रहे, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी, ठीक है। सो इतना तक हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया, ठीक है। 12 मराठा चीफ जैसे लिखे ना, जो अलग अलग मराठा चीफ्स है, लेड बाय नाना फडणवीस, ट्राइड टू मेक सवाई माधवराव एज पेशवा, ठीक है। सो इतना तक हम लोगों ने वहाँ पे जो फी है वहाँ पे पढ़ ही लिया। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो मेन होता है ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट होता है 1775 में, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे एंड क्या होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका जो ब्रिटिशर्स लोग है वो आपका जो क्या बोला मैंने अभी, जो रघुनाथ राव है, ठीक है, जो भाग के गया था उसको हेल्प करता है। बट मराठा मराठा लोग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जो मराठा लोग जो महाजी सिंधिया वगैरह थे, तो वो लोगों ने अच्छे से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स लोग हारने लग गए थे, ठीक है। तो आपको अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है मेरे से तो आपको पता होगा 1773 में जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ आपका क्या था, एक बॉम्बे का था, ठीक है, एक गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास था और एक गवर्नर। तो 1773 से पहले ये बॉम्बे मद्रास कलकत्ता तीनों का पावर सेम ही था, ठीक है। बट आफ्टर 1773 हम लोगों ने क्या देखा, ये जो कलकत्ता का जो पावर है इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लिया, ठीक है। सो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। सो बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहा है, ठीक है, जनरल ऑफ बंगाल। तो इसको ज़्यादा पावर मिल गया। तो आपको मतलब आपको ऑब्वियसली ना, लाइक कल अगर आप लोगों को इसका जॉब हो जाएगा, ठीक है, आप तीनों एक कलीग है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेरणा, पोलोमी और कौन है, दीक्षा, ये तीनों फ्रेंड है, ठीक है। तीनों एक ही मतलब सेम टाइम का पोस्ट में है, लेकिन कल अगर मतलब प्रेरणा का जल्दी थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है और ऊपर जाके मतलब थोड़ा सा दूसरा आपका जो अपना जो दोस्त है पोलोमी या दीक्षा के साथ ज़्यादा मतलब उस्तादी वगैरह ऐसा मारता है, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों का तो गुस्सा आएगा ही, क्योंकि नया नया उसका प्रमोशन हो गया। वो लोग सोचेगा अरे कल तक तो हम लोग के साथ में ही था, आज इसका प्रमोशन हो गया बोल के ये ज़्यादा मतलब दादागिरी मार रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली जो ब्रिटिश जो कलकत्ता का जो ब्रिटिश था, ठीक है, जो कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल था, तो वो इससे खुश नहीं था कि जो आपका यहाँ पे जो मराठा सॉरी जो बॉम्बे का जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग थे, ठीक है, बॉम्बे का जो गवर्नर था, क्योंकि जो ये रघुनाथ राव ये तो कलकत्ता नहीं जाएगा ना साइन करने के लिए, बॉम्बे उसके पास है, तो बॉम्बे से हेल्प मांगा। तो कलकत्ता में उस टाइम वो इस ट्रीटी से खुश नहीं था, ठीक है। और ऊपर से ब्रिटिशर्स लोग मराठा के अगेंस्ट हार भी रहे थे, तो बाद में जाके ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई में 1782 में साइन होता है। और इससे ये जो आपका रघुनाथ राव जो है, ठीक है, रघुनाथ राव को ये बोले कि मराठा लोग तुम इसको मत मारो, बट इसको पेंशन दे के रख दो, ठीक है। और जो आपका जो जो जिसने सवाई माधवराव जिसको तुम लोगों ने सोचा था कि रघुनाथ राव तो पेशवा नहीं बन सका, उसका मतलब पेंशन वगैरह दे के रख दिया। और ये ट्रीटी मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है, सालबाई नहीं सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई से आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, सूरत से होता है, और जब वो रघुनाथ राव भाग के जाते हैं और खत्म कर होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई से होता है। तो इज दैट क्लियर गाइस? सिर्फ इतना ही याद रखना है, मतलब स्टोरी तो मैं आपको कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, बट एग्जाम के लिए आपको ये ट्रीटीज याद रखने हैं, ठीक है। दिस ट्रीटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। अदर्स लेट मी नो गाइस, आपको कुछ डाउट है क्या? आई नो थोड़ा सा कनेक्टिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि अगर इसको मतलब इतना फास्ट टॉपिक है, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर में 1776 में फिर और दो तीन ट्रीटी होता है, बट उतना सारा अगर पढ़ाने जाओ तो आपके लिए भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, फिर अगेन इट्स ऑल्सो नॉट वर्थ इट, राइट। तो फर्स्ट वाला हम लोग खत्म कर दिया, ठीक है। तो सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-1805 में स्टार्ट होता है। और उस टाइम जो लॉर्ड वेलेस्ली आपको याद है ना, जो 1799 में आपको एंग्लो मराठा जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है, उस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली आया था। और वही सेम वेलेस्ली 1798 में, ठीक है, वांटेड टू इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑफ मराठास, ठीक है। सो पेशवा बाजीराव जो बाजीराव 2 था, हाँ, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा फैमिली ट्री में लेके जाता हूँ, ठीक है। 1795 में ये जो सवाई माधवराव, ठीक है, जो बच्चा था वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। और सुसाइड करने के बाद नेक्स्ट पेशवा कौन बनता है गाइस? कैन यू गेस?
ये रघुनाथ राव का जो बेटा था बाजीराव टू ये पेशवा बन जाता है, ठीक है। ये बाप जैसा नालायक था, ये भी वैसा ही नालायक निकला। तो ये भी मतलब क्या किया, जो दूसरा सरदार का ब्रदर था उसको मार देता है, ठीक है। तो एक होलकर था, होलकर का उसको मार देता है, ठीक है, भैया को मार देता है। और उसके बाद जो होलकर लोग रिवेंस लेने आता है, फिर से बाजीराव टू भाग जाता है, ठीक है, ब्रिटिश से हेल्प मांगने के लिए। तो इससे मतलब इस जो जैसा उसका फादर ट्रैवल मेकर था, बेटा भी वैसे ट्रैवल मेकर ही निकला। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको स्लाइड में लेके आता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हम लोगों ने देखा कि जो आपका जो सवाई माधवराव जो था, जो फर्स्ट जो ट्रीटी ऑफ ये वाला सलबाई में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ था, तो उसपे जो सवाई माधवराव था वही पेशवा बन के रहा था, ठीक है, वही पेशवा था। बट 1795 आते आते वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। वो किस लिए करते हैं उसे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमको इसे इतना जानना है कि 1795 में पेशवा माधवराव मर जाता है, ठीक है, सॉरी सवाई माधवराव मर जाता है। और उसके बाद जो ये बाजीराव टू है, जिसका फादर कौन है, रघुनाथ राव, ठीक है, तो वो पेशवा बन जाता है। और उसके बनने से ही मतलब दूसरा तो क्या करते हैं ये ब्रिटिश लोग, जो सब्सिडरी अलायंस मैसूर में वो करते हैं, तो यहाँ पे भी मराठा एम्पायर में भी अप्लाई करने का सोचते हैं, ठीक है। तो इससे जो दूसरा मराठा लोग है वो सब पूरा गुस्सा हो गया। और फिर मैंने आपको बताया होलकर के साथ उसका पंगा हो गया, क्योंकि उसका होलकर का भाई को मार दिया था बाजीराव टू ने। सो फिर बाजीराव टू भाग जाता है बसेन में। बसेन एक मुंबई के पास में जगह है, ठीक है, तो कोस्टल एरिया है मुंबई के थोड़ा सा नॉर्थ साइड में है बसेन में। तो वहाँ पे जाके ट्रीटी ऑफ बसेन साइन करते हैं विद द इंग्लिश, ठीक है। तो इससे आपका जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो खत्म होता है, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में आपको अगर उतना याद भी नहीं रहता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ट्रीटी ऑफ बसेन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे मराठा पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला एंग्लो मैसूर वॉर्स 1817 और ये लास्ट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, और क्योंकि यहाँ पे गाइस लाइक आई सेड, क्योंकि यहाँ पे अंदर पे जो मराठा चीफ्स लोग जो था, जो सरदार लोग था, वो लोग का भी अपने मतलब अंदर में काफी सारा पॉलिटिक्स चल रहा था, ठीक है। तो जिसके वजह से ब्रिटिशर्स लोग काफी मतलब वो लोग को एक्सप्लोर करने का ऑप्शंस मिला था, ठीक है। तो सेकंड वाला आपको बसेन, फर्स्ट वाला गाइस किससे स्टार्ट हुआ था, ट्रीटी ऑफ सूरत से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सेकंड का कब से हुआ था, मतलब खत्म कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ, ठीक है। मतलब सॉरी एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट वाला स्टार्ट इससे हुआ था, बिगन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलवाई, ओके। और सेकंड वाला आपका ट्रीटी ऑफ बसेन से खत्म होता है, ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सो गाइस आई होप आपको ये ट्रीटीज याद रखेगा, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ही दो ट्रीटी है, ठीक है। एक होता है स्टार्ट होता है सूरत से और खत्म होता है सलबाई से, और सेकंड वाला खत्म कब होता है, ट्रीटी ऑफ बसेन से, ठीक है। बट कमिंग ऑन टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में, तो उस टाइम पे जो लॉर्ड हास्टिंग्स है वो गवर्नर जनरल होता है। और मराठा जो कॉन्फेडरेसी सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल करता था। तो जैसे भोसले कोई यहाँ पे बड़ौदा साइड में करता था, गायकवाड़ इधर गुजरात बड़ौदा साइड में था, भोसले आपका इधर नागपुर साइड में था, फिर आपका होलकर जो थोड़ा इंडोर एरिया में था, फिर सिंधिया ग्वालियर दिल्ली के पास था, फिर पेशवा लोग तो पूना में। तो ये सब का जो कॉन्फेडरेसी था, तो अलग अलग फैमिली अलग अलग एरिया पे रूल करता था, वो लोग का अपना अपना मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तो उसपे जो मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया, और जो पेशवा बाजीराव था उसको मतलब डिथ्रोन कर दिया, उसको मतलब हटा दिया था, ठीक है। बाजीराव टू जो जिसका रघुनाथ राव का जो बेटा था उसको हटा दिया गया था, और उसको पेंशन देके भगा दिया गया कानपुर साइड में, ठीक है। और फिर एक प्रताप सिंह नाम का एक जो मेन शिवाजी था, ठीक है, जो शिवाजी का फैमिली का एक था प्रताप सिंह, और उसको भी एक मतलब छोटा सा किंगडम देके सतारा के साइड में, जो सतारा मतलब मराठा कॉन्फेडरेसी में, जो मराठा पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि जो मेन पेशवा है सतारा में ही बैठता है। तो सतारा में ये प्रताप सिंह नाम का एक रूलर था, जैसे आपको याद होगा मैसूर में जैसे पुराना राजा का डायनेस्टी का उसको बैठा के रखता है, कृष्ण राजा थ्री को वॉरियर डायनेस्टी का बैठा दिया था। तो वो लोग भी यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, जो मेन जो आपका शिवाजी था उसका फैमिली का एक रिलेटिव था, ठीक है, मेन मतलब ब्लड रिलेटिव प्रताप सिंह, उसको बैठा के रख दिया था। सो गाइस इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला दीक्षा? आई नो गाइस थोड़ा सा, क्योंकि ये जब मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वाला कोर्स किया था उस पर काफ़ी डिटेल में बात किया था, राइट। बट इतना सारा चीज़ मतलब क्रैश कोर्स में फिटिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट आई नो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो टेंशन मत लो, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो सब ट्रीटी है, ठीक है, इसमें 3 ट्रीटी है। जो फर्स्ट में, क्योंकि थर्ड वाले में तो कोई ऐसा ट्रीटी है ही नहीं, क्योंकि ट्रीटी करेगा किससे, ट्रीटी कब होता है जब दोनों समान आदमी हो, ठीक है, या वैसा हो। लेकिन थर्ड वाले में तो बाजीराव टू को हटा ही दिया, पेशवाशिप ही खत्म कर दिया, कोई अभी से कोई मराठा उसमें कोई पेशवा बनेगा ही नहीं, ठीक है।
और जो प्रताप सिंह है उसको मतलब थोड़ा सा किंगडम देके वहाँ पे रख दिया कि ताकि मतलब जो लोकल पॉपुलेशन है वो लोग ज्यादा गुस्सा ना हो, ठीक है। तो मेन आपको यहाँ पे याद रखना है ये वाला पार्ट, जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ इससे स्टार्ट हुआ, ट्रीटी ऑफ सल्फाई जो में हाईलाइट करो, इसको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो माराठा हुआ ट्रीटी ऑफ असेन से खत्म होता है, बस इतना है, ठीक है। तो यही है इसका क्रक्स। तो अभी हम लोग फिर से अपना मैप पे जाते हैं, ठीक है। सो मैप में लेट अस सी, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि मराठा भी कॉन्क्यर हो गए। तो धीरे धीरे करके अगर आपको देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ब्रिटिश लोगों ने हम लोग का जो मेजर चंक है एरिया, ठीक है, तो इसी ये सबको धीरे धीरे कॉन्क्यर कर लिया, ठीक है। और आपको अगर आपने आसाम हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा 1826 में वो लोगों ने तो हम लोग का लोअर असम एनेक्स कर लिया था, और बाई द 1838 उस टाइम में पूरा अपर असम भी एनेक्स कर लिया। तो वो सब भी धीरे धीरे करके पूरा एनेक्स कर लेता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव आवर अटेंशन टू द सिख, ठीक है। तो सिख पे हम लोग जाएंगे, एंग्लो सिख राइवलरी पे। सो लेट अस मूव ऑन टू दैट, ओके। मराठा भी देख लिया हम लोगों ने, नाउ लेट्स मूव, यस। तो लाइक आई सेड गाइस, पहले क्या होता था, जो जो भी मतलब ये आपका, ठीक है, लेट्स से दिस इज गुजरात। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपको पता होगा ना 1739 या 1757 1768 तक हम लोगों ने 1739 में किसने अटैक किया था गाइस दिल्ली पे? Who attacked Delhi in 1739? Anybody remember? 1739 में किस पे? No one. Okay. 1739 में आपका नादिर शाह जो है, याद आया अभी कुछ? लगता है आप लोग रिवीजन करके नहीं है अच्छे से। तो 1739 में गैस जो दिल्ली में जो नादिर शाह नाम का व्यक्ति है, ठीक है, 1739 में ही अटैक्स दिल्ली, और उस टाइम पे दिल्ली का हालत खराब कर देता है, ठीक है। उस टाइम पे जो मुगल रूलर था उसका नाम था आपका मोहम्मद शाह रंगीला, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड गाइस। आई थिंक यू शुड हैव रिमेंबर्ड दिस, क्योंकि इसको हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था, आपको क्वेश्चंस भी कराया था इसका रिलेटेड। ओह वेट, आप लोगों ने आंसर दिया, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो नहीं दिख रहा था। यस, दीक्षा प्रेरणा गेट नादिर शाह ने अटैक किया था। जो अदर्स जिन लोगों को याद नहीं है, यू मस्ट डू रिवीजन, ठीक है। सो 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था। उसके बाद उसके नादिर शाह के बाद जो अब्दाली है वो भी अटैक करते। तो एक पैटर्न क्या देखते हैं हम लोग गाइस, तो यहाँ पे अगर मैप में आप नोटिस करेंगे, सो मेनली जो अटैकर्स लोग जो था, जो अटैकर्स नादिर शाह भी ईरान साइड से आया था, ठीक है, तो इधर से अटैक करता था, ठीक है, मेनली इधर से आता था, खैबर पास हो गए तो इधर से अटैक करता था दिल्ली के ऊपर। तो जब यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का जब यहाँ पे किंगडम स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, जब सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह ने स्टार्ट किया, तो इधर से अटैक्स थोड़ा सा वीक होने लगे, ठीक है, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे जो सिख एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली उस टाइम पे थोड़ा सा दिल्ली भी सेफ हो गया था, ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। सो महाराजा रणजीत सिंह केम टू पावर इन 1792, ठीक है। सो आपको पता होगा 1739 से ऑलमोस्ट 60 तक लेके काफी ज्यादा अटैक्स हुआ करता है, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ। सो महाराजा रणजीत सिंह से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा हम लोग के लिए, सिर्फ इतने आपको मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने बता दिया कि थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन देखने से आप लोग का दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहता है, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह आने के बाद थोड़ा सा अटैक्स कम हो गया था, लेकिन उसका मरने के बाद मतलब जो आपका जो किंगडम है, ठीक है, तो किंगडम फिर से वीक हो गया, सिख एम्पायर फिर से वीक हो गया, और जो सिख सरदार है अपने अपने बीच में काफी लोग लड़ने लगे। फिर सिख आर्मी एक खालसा आर्मी, ठीक है, जो खालसा आर्मी था वो अब ज्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में ज्यादा मतलब जो होता है ना इन्फ्लुएंस करने लगे। तो सिमिलरली जब एक स्टेट ऐसा हो जाता है जिसमें मतलब आर्मी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, तो उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। सो खालसा आर्मी भी काफी इंटरफेयर करने लगा था पॉलिटिकल अफेयर्स में। तो बिकॉज ऑफ डेट जो मेन आपका एम्पायर है सिख एम्पायर वो वीक हो जाता है, तो उसी के चलते हुए आपका जो 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। तो आपको पता होगा गाइस, इफ यू हैव नोटिस द मैप, ठीक है, अगर आपने मैप को नोटिस किया होगा तो ब्रिटिश लोगों ने अभी तक बंगाल कॉन्क्यर कर लिया, ठीक है, या बंगाल कॉन्क्यर कर लिया, इधर आपका मैसूर भी कॉन्क्यर हो गया, ठीक है, फिर ये जो मराठा एरिया था ये भी कॉन्क्यर हो गया। अगर कुछ बाकी था वो लोगों के लिए, सो ये सिर्फ सिख एरिया था, ठीक है, नॉर्थ एरिया में सिख एरिया ही बाकी है, ठीक है। इधर आपको ये क्लियर हो गया गाइस? आर यू क्लियर ऑन दिस? मेजोरिटी पार्ट ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, सिर्फ अभी वो लोग के लिए ये जो सिख वाला एम्पायर था यही बाकी था, ठीक है। सो नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1845 ड्यूरिंग द रेन ऑफ दलीप सिंह, ठीक है, दलीप सिंह नाम का जो राजा था उसके टाइम पे
जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, तो वॉर में क्या होता है वो सब हम लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है अब। सो ये होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसको याद रखना है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर में। तो मेनली क्या होता है, जो वार इंडेमनिटी है 1.5 करोड़ वो लोगों से लिया गया। मतलब वो लोग मतलब समझ रहे हो ना कितना ज्यादा मतलब क्या मतलब छालू बोलते हैं ना हम लोग, बहुत छालू आदमी है, तो ऐसे टाइप का मतलब युद्ध भी करेंगे और हारने के बाद तुमसे मतलब हम लोगों से क्यों लड़वाया, हम लोग का बहुत खर्च हुआ तो अभी तुम लोग को पेमेंट कर दो। ऐसे वार इंडेमनिटी चार्ज किया गया। जैसे टीपू सुल्तान से मतलब 3 करोड़ लिया था, तो सिख लोगों से 1.5 करोड़ वो लोगों ने लिया था, ठीक है। और सिख आर्मी को रिड्यूस करके रख दिया। फिर ये चलते आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म होता है, ठीक है। तो आपको ट्रीटी ऑफ लाहौर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप इसको 1846 में याद रखिएगा। और जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848-49 में, उस टाइम पे जो आपका लोअर जो गवर्नर जनरल है जो डलहौजी आता है, ठीक है। डलहौजी इसको मतलब हम लोग जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है उस पर फिर से पढ़ेंगे। तो डलहौजी ये एक इंपीरियलिस्ट था, ठीक है। इंपीरियलिस्ट मतलब वो चाहता था कि जो जितना दूर तक हो सके सब जगह ब्रिटिशर्स लोगों का रूल हो, ठीक है। तो वो चाहता था अगर उससे पहले जो लोग आए वो लोगों ने तो ऑलरेडी जो बंगाल था, मराठा था, जो मैसूर था, सब कुछ ले लिया। फिर इसका नजर में सिर्फ ये सिख को एम्पायर ही पूरा बाकी था, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट जो वार हुआ था उसमें वो लोग पूरा कब्जा नहीं कर पाए थे, ठीक है। सिर्फ ऐसा वार इंडेमनिटी वगैरह करके रख दिया था। फिर जो इंग्लिश फोर्सेस है दे अटैक द पंजाब इन 1848, तो वही मतलब वो लोग खुद से ही मतलब ऐसा क्रिएट करके कि हम लोग ने कुछ पंगा करेंगे, वो होते हैं ना लाइक समटाइम्स व्हेन योर अपोनेंट डजंट वांट टू फाइट, ठीक है। सिख लोगों का कोई इशू नहीं था, पर ब्रिटिशर्स लोग गुस्सा हो गया था कि अभी तक क्यों सिख एम्पायर हम लोग के पास में नहीं है, ठीक है। तो वो लोग ने खुद से जाके मतलब वो लोग को होता है ना मतलब वो क्या बोलेंगे अभी, फिर जो भी हो दे स्टार्टेड द सिचुएशन कि हम लोग ऐसा वार चाहते हैं, तो सिख लोग भी आ गए, तो तुम लोग वार करो तो हम भी वार करेंगे, ठीक है। तो फाइनली अनफॉर्चुनेटली सिख लोग भी हार गए और जो पंजाब जो एरिया है 1849 में वो पूरा एनेक्स हो जाता है, ठीक है। सो बाय दिस अगर आपको ये मैप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल भी पूरा हो गया, मैसूर भी हो गया, आपका मराठा भी हो गया, और जो पंजाब का जो सिख है पूरा हो गया, ठीक है। सो दिस इज गाइस, दिस इज द फिनिशिंग ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। सो ब्रिटिश लोगों ने कैसे लोकल रूलर्स को हरा के कलकत्ता में हम लोग ने देखा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह देखा। फिर मैसूर में हम लोगों ने 3-4 ट्रीटी देखा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। फिर मराठा में हम लोगों ने 3 ट्रीटी देखा। फिर अभी हम लोग जो निजाम वगैरह भी ये सब ऑटोमेटिकली वो लोग के ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। फिर सिख भी देख लिया। नाउ गाइस आज थोड़ा सा एंग्लो फ्रेंच का भी खत्म ही कर देते, ठीक है। सो कल से हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स वगैरह है, तो एंग्लो फ्रेंच को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा वो नहीं है, मैं ऐसे अगर देखा जाए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लेंथी है ये वाला पार्ट, ठीक है। बट मैंने आप लोगों के लिए कंसंट्रेटेड करके जो मेन इंपॉर्टेंट है वही सब ला के रखा हूँ, ठीक है। सो आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, एक क्लियर पिक्चर मिल रहा होगा कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने सिस्टमेटिकली पूरा हम लोग के देश के ऊपर कब्जा करके रख लिया था, ठीक है। ओके अदर्स गाइस समझ में आ रहा है आपको? मुझे सिर्फ मतलब 2-3 आदमी का ही थम्स अप दिख रहा है। ओके ग्रेट। एंड आई नो कि मतलब ये सब्जेक्ट ही ऐसा कि इसमें अगर मतलब थोड़ा अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं बन पाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड एज ए स्टूडेंट मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, बट अभी हम लोग के पास क्योंकि ठीक है, बट जो भी हो आप लोगों के बेनिफिट के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए डेफिनेटली मार्क करके लाया हूँ, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। सो गैस जो यूरोपियन पावर्स था हम लोगों ने देख लिया था कि जो जो अलग इंग्लिश के साथ जो अलग अलग पावर्स है, ठीक है। पोर्टुगीज के साथ हम लोगों ने देख लिया, जो शादी वादी हो गया पूरा, मतलब दोनों का भाईचारा हो गया। तो पोर्टुगीज लोगों ने बॉम्बे भी दे दिया, तो पोर्टुगीज के साथ कोई ऐसा डायरेक्ट पंगा नहीं था। फिर जो डेनिश और डच लोग था, डच लोगों के साथ वो लोग का सेटलमेंट हो गया था कि डच लोग कि तुम हम लोग का एरिया इंडोनेशिया में नहीं आओगे, और ब्रिटिश लोगों ने बोला ठीक हम इंडोनेशिया नहीं जाएंगे और तुम लोग भी इंडिया नहीं आओगे। तो डच लोग भी इंडिया से चले गए थे मेनली चले गए थे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से चले गए थे, ऐसे ट्रेड वगैरह तो करता रहता ही था, ठीक है। फिर तो ये तीनों तो चला गया। फिर डेनिश लोगों को आपको याद होगा उन लोगों ने 1840 में क्या अपना पूरा जो बिजनेस है सब ब्रिटिशर्स लोगों को बेच के भाग गया। तो अगर 3 चला गया, ठीक है, 3 यूरोपियन पावर्स चला गया, ठीक है। पोर्टुगीज के साथ कोई पंगा नहीं। फिर डच के साथ वो लोगों ने ट्रीटी कर लिया कि तुम इधर नहीं आओगे, हम उधर नहीं जाओगे, अपना अपना इलाके में रहेंगे, मतलब इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर डेनिश लोगों ने अपना बिजनेस बेच के चला गया, वो लोग बिजनेस बेच के इंग्लिश लोगों को बेच के चला गया। और खुद एक इंग्लिश तो खुद एक है जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है।
खुद वो लोग है ही। तो लास्ट पावर कौन बचता है guys? इसके साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। टेल मी इन द कमेंट्स कौन सा लास्ट यूरोपियन पावर है जिन लोगों के साथ ब्रिटिश का पंगा होने का बाकी होगा। यस राजू करेक्ट। ज्योति दीक्षा यस। मेन ब्रिटिशर्स का पंगा होता है फ्रेंच लोगों के साथ, ठीक है। तो फ्रेंच लोगों के साथ मेन पंगा होता है उसका। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच कंट्री, ठीक है। तो इसमें मेनली ये जो कार्नेटिक एरिया है, ठीक है, मैंने आपको क्लास का स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पहले जो ये निज़ाम एरिया था, ठीक है, जो हैदराबाद का एरिया है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली मुगल कंट्रोल में आता था। लेकिन मुगल वीक हो गए तो इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, निज़ाम लोगों ने। फिर निज़ाम जब वीक हो गया कार्नेटिक भी बोले हम भी इंडिपेंडेंट, तो फिर से कार्नेटिक भी ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट टाइप का हो गया था, ठीक है। सो गाइस 1720 में जो सादातुल्ला खान नाम का एक व्यक्ति था, तो उन्होंने सो लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टेट ऑफ कार्नेटिक, ठीक है। सो कार्नेटिक नाम का स्टेट जो था पहले जो निज़ाम के अंदर था वो खुद को मतलब इंडिपेंडेंट बोलने लगा था, ठीक है। अभी सो कार्नेटिक का इंट्रोडक्शन हो गया गाइस। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कैसे होता है गाइस? लाइक आई सेड गाइस कि जब ये लोगों ने इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया था, ठीक है, दिस कंट्रीज लाइक ब्रिटिश, द ब्रिटिश पावर एंड फ्रेंच एंड ऑल, जब ये लोगों ने इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया था, इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ इंडिया में आया था, ठीक है। तो दुनिया का पूरा जो अलग अलग स्पेयर्स है, ठीक है, वर्ल्ड में लेट मी जस्ट वर्ल्ड में ओवर हियर। तो ये लोग क्या किया, जो ये अमेरिका का जब खोज किया, ठीक है, तो जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो ब्रिटिशर्स लोग जो था ये लोग भी अमेरिका में चले गए। फिर जो फ्रेंच लोग था, ठीक है, जो आपका फ्रेंच लोग था ये लोग भी यहाँ पे भी चला गया। सिमिलरली हम लोग का इंडिया में जैसे ये लोग फाइट करता था, ठीक है, हम लोग का इंडिया में जैसे फाइट करता था, तो वहाँ पे भी ये लोग का फाइट होता था आपस में। फिर यूरोप में भी उस टाइम फाइट होता था दोनों के बीच में। जो ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच लोग था दोनों काफी कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, एक दूसरे का। तो ऐसे क्या हुआ, जो यहाँ पे जो इसका फाइट हुआ था, तो यहाँ पे जो फाइट होता है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू होता है कि तुमने हम लोग का वहाँ पे मारा तो हम लोग तुमको यहाँ पे मारेंगे, ऐसे रहकर। जो फर्स्ट जो आपका एंग्लो फ्रेंच जो होता है ना, जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जिसको बोला था, तो इसको 1746 से लेके 48 तक हुआ था, ठीक है। इट एंडेड विद द कैसे स्टार्ट हुआ आपको बताया मैंने। जो पहले जो इंडिया से बाहर जो फाइट होता था वहाँ पे सब फाइट स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंच तो फ्रेंच जो फ्रेंच वहाँ पे अमेरिका में है वो भी फ्रेंच, और जो इंडिया में है वो भी फ्रेंच, ठीक है। सिमिलरली जो यूरोप जो आपका ब्रिटिशर से वहाँ पे, तो वो भी तो सेम ही आदमी था ना, तो वो लोग बोलेंगे कि वहाँ पे फाइट करे तो हम लोग भी यहाँ पे फाइट करेंगे, है कि नहीं। तो वही जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, इसमें इंडिया में कोई ऐसा डायरेक्ट इशू नहीं था, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फाइट चल रहा था तो इंडिया में भी फाइट चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, एक दूसरे के बीच। और ये कब से खत्म हो गया एक ट्रीटी साइन होता है, ठीक है, जिसका ट्रीटी का नाम है आइला शापेल, ठीक है, AIX आइला शापेल। इट्स फ्रेंच वर्ड, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट क्लास में भी इसको मार्क कर दिया था। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर अगर पूछते तो किस ट्रीटी से खत्म हुआ, सो इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ आई ला शापेल, ठीक है, आइला शापेल। तो इसको प्रोनाउंस नहीं करते, बट जो भी हो, आपको जैसे बोलना है ऐसे आपको याद रखिए। तो AIC ALC जो आइला शापेल है, ये इस ट्रीटी से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म होता है, ठीक है। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, वही सेम जो होता है, तो जो मैंने आपको बोला था, जो अमेरिका में जो वो लोग का कॉलोनी था वहाँ पे जो फाइट होता था, तो इंग्लिश लोगों ने, जो फ्रेंच लोग थे हम लोग का इंडिया पे उस टाइम थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो वो लोगों ने ब्रिटिश से मद्रास ले लिया था, फ्रेंच लोगों ने मद्रास को ले लिया था, ठीक है। और जो जो आपका जो ब्रिटिशर्स था वहाँ पे फ्रेंच का एक जगह था लुईबर्ग नाम करके, ठीक है। सो यहाँ पे लुईबर्ग नाम का एक अमेरिका में प्लेस है, तो बेसिकली फ्रेंच लोगों को बिलोंग करता है, लेकिन वो उस जगह को ब्रिटिशर्स ने हथिया लाए थे, ठीक है। तो उसमें क्या किया, इन दोनों ने एक्सचेंज किया। तो वो लोग ट्रीटी में बोले, ट्रीटी ऑफ आइला शापेल में बोले, ठीक है, इंग्लिश लोगों ने बोला ठीक है, तुम लोग हमको मद्रास वापस कर दो, हम लोग तुमको अमेरिका में लुईबर्ग वापस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ। इतना सारा लड़ाई वगैरह किया, जिन लोगों ने जो कब्जा किया फिर से वापस देना पड़ा, ठीक है। सो वही होता है वार वगैरह में। जो अभी अगर आप रशिया यूक्रेन का वार भी इफ यू आर फॉलोइंग तो आपको पता होगा ना, रिसेंटली यूक्रेन ने काफी मतलब रशिया का इंटरनल मतलब अंदर का एरिया में अटैक कर दिया था, जहाँ पे रशिया का सोल्जर वगैरह नहीं था ज़्यादा। फिर जो भी हो, इट्स आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ आइला शापेल, ठीक है, ये आपको लिख के रखिए। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इससे खत्म हुआ था, ठीक है। और इसका बेसिकली रीजन तो वहाँ बाहर से स्टार्ट हुआ था, बट खत्म यहाँ से हुआ था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ आइला शापेल। इज इट क्लियर गाइस? गिव मी अ थम्स अप। ओके,
ठीक है ना। सेकेंड कार्नेटिक वार को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मतलब युद्ध हो गया तो उसके बाद तो युद्ध तो होता ही रहता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जो यहाँ पे था, जो कार्नेटिक में जो कार्नेटिक का जो रूलर था, तो वहाँ पे कोई ऐसा श्योर नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा पंगा वगैरह हो गया था वहाँ पे भी। तो बेसिकली जो दो कैंडिडेट था, ठीक है, एक का नाम था चंदा साहिब और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये बॉक्सर मोहम्मद अली वाला नहीं है, ठीक है, दूसरा मोहम्मद अली है। तो फ्रेंच लोगों ने किसको सपोर्ट किया? चंदा साहिब को सपोर्ट किया, और ब्रिटिश लोगों ने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट क्यों करता है गैस, इफ यू आस्क मी, कोई किसी को डाउट है गैस क्यों सपोर्ट करते हैं? मतलब क्या रीजन होता होगा कि मतलब ये इसको सपोर्ट करे तो हम भी ऐसे सपोर्ट करें? नो डाउट्स, एक्सप्लेन ना करूँ तब तो मैं नो वरीज, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन, ठीक है, टेंशन मत लो। मेनली क्या होता है, तो ये जो आपका मैं यहाँ पे इंडिया का साउदर्न टिप बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, तो ये उस टाइम का कार्नेटिक का रीजन है, ठीक है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे फ्रेंच पावर है, ठीक है, फ्रेंच भी मतलब तो पौंडीचेरी वगैरह एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पे मद्रास से ब्रिटिशर्स लोग भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कार्नेटिक एरिया में, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस कार्नेटिक एरिया, अगर यहाँ पे कोई ऐसा राजा आ जाए जो ब्रिटिशर्स को फेवर करता है ताकि लूज नहीं करना पड़े थे, समवट इट्स ट्रू, बट मेनली क्या था, ये जो कार्नेटिक रीजन था, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों ने किसको सपोर्ट किया, ठीक है, मोहम्मद अली को सपोर्ट किया, और जो फ्रेंच लोग थे उसने किसको सपोर्ट किया? चंदा साहिब को, ठीक है, चंदा साहिब को। तो अगर इन दोनों में से जो भी राजा बनता है ऑब्वियसली वो अगर चंदा साहिब बनता है तो वो फ्रेंच लोगों को सबसे ज्यादा फेवर करेगा, और लेकिन अगर मोहम्मद अली बनता है तो वो ब्रिटिशर्स को ज्यादा सपोर्ट करते, इसीलिए। और ऐसा भी होता है कि अगर उसने किसी और ओपोनेंट को सपोर्ट कर लिया तो तुम उसका मतलब तुम वो बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही सेम फिलोसफी यहाँ पे अप्लाई होता है बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब फ्रेंच लोग ये हार जाता है और जो मोहम्मद अली है तो उसको कार्नेटिक का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चंदा साहिब का मतलब बैंड बाजा दिया जाता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव सबके द्वारा। तो ये भी मतलब मेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर मतलब कभी आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री पढ़ते हैं मेरे से फ्यूचर में, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट वाला है आइला शफेल से वो खत्म होता है, और सेकंड में जो ये होता है मोहम्मद अली, ये कार्नेटिक का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो आपको ईआर वगैरह आप लोग देख सकते हैं, 46 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 49 से लेके 54 तक ये चला था, ठीक है। तो 54 में फाइनली फ्रेंच ने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया था वो तो हार गया, चंदा साहिब उसका बैंड बज गया, और जो ये मोहम्मद अली है ये कार्नेटिक का नया नवाब बन जाता है, ठीक है। तो ना लेट्स फिनिश दिस क्विकली, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम से ज़्यादा पार ही हो गए, बट नो वरीज, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर हम लोग देखते हैं। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से और 63 तक होता है। सो गाइस, मैंने पहले नहीं बताया होगा कि दूसरा इम्पोर्टेंट है कि नहीं वार, लेकिन ये जो तीनों कार्नेटिक वार है, इन तीनों का ईयर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग एंग्लो मैसूर एंग्लो माराठा ईयर भी याद नहीं रखते तो कोई इशू नहीं, लेकिन जो फर्स्ट कार्नेटिक आपका 1746 से लेके 48 तक होता है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो आई होप आप लोग इन तीनों को ईयर को याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट वाला होता है जो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वॉर आपका यूरोप में स्टार्ट होता है या जो अमेरिका में चलता है उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होता है, ठीक है। तो यूरोप में 1756 में क्या होता है, 7 ईयर वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ब्रोक आउट इन यूरोप, तो वहाँ पे भी मतलब यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट है वो, बट हम लोग के लिए इतना जानना सिर्फ जरूरी है कि थर्ड कार्नेटिक वॉर कैसे स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इट स्टार्टेड इन यूरोप ओनली, ठीक है। यूरोप में मेन स्टार्ट होता है 7 ईयर वॉर 7 ईयर वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 56 से स्टार्ट होता है और 763 तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच आर्मी, एक फ्रेंच का नया कमांडर था लाली नाम का, ठीक है, उसका नाम था काउंट डी लाली। तो उतना याद देने से कोई इशू नहीं, इसको लाल लाली होता है ना, ऐसे एक लाली था यहाँ पे फ्रेंच लोगों का। तो उसने क्या किया, जो ब्रिटिश का एक जो फोर्ट था, फोर्ट सेंट डेविड, उसने इसको मतलब कैप्चर कर लिया, ठीक है, फ्रेंच आर्मी ने, लाली ने। तो ब्रिटिश को फिर से गुस्सा हो गया और फिर से ये लोग के बीच में फाइट हो गया, और फाइनली एक बैटल ऑफ बंदी वॉश होता है, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट एक्स्ट्रा वी ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी डिसाइसिव था, ठीक है। आफ्टर दिस वार इंग्लिश लोगों ने फ्रेंच को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था, और जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 में, ठीक है, 1763 में ये वार खत्म होता है। अगेन दिस ट्रीटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि कार्नेटिक वार कब खत्म होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म होता है, ठीक है। सो थर्ड वाला भी इससे खत्म होता है, और बैटल ऑफ वन दिवस, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा वी ओवर हियर क्योंकि इससे जो है फ्रेंच लोग हार गए थे, ठीक है। सो आई होप आपको अभी सब कुछ समझ में आ रहा होगा गाइस।
थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट हो रहा होगा कि ब्रिटिशर्स लोगों ने, हम लोगों ने तो पहले इंडियन रूलर्स के ये सब देखा होगा, बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, ये सब हो गया। तो ये जो थोड़ा थोड़ा रिमेनिंग एरिया जो था, यहाँ पे भी ब्रिटिश लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है। सो गाइस, टुडे विल वाइंड अप हियर ओनली, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल भी आपका क्लास होगा सेम टाइम 3:30। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज लाए, ठीक है, जो रिंग फेंस पॉलिसी, आपका ये सब्सिडरी अलायंस, और फिर वो सब जो जो रिलेटेड है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिटिश लोगों ने पूरा इंडिया पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन कब्जा करने के बाद हम लोग के ऊपर क्या क्या शोषण करते हैं, क्या क्या मतलब इनजस्टिसेस या क्या क्या तरह का रूल है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सो अगेन, वंस अगेन गाइस, आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास, ठीक है। सो आई सी यू गाइस टुमारो, एंड आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। यस संगीता, थैंक यू। ओके Brandon, and if you guys are having doubts, you can reach out to me, okay, Telegram, WhatsApp, okay. Okay, thank you Procedure. Yes, I'll see you guys tomorrow, okay. Take care everyone. एंड वन मोर थिंग गाइस, आफ्टर दिस क्लास ओनली आप लोग टेलीग्राम में आए, ठीक है, मैं वहाँ पे आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अभी लाइव, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।